इनके बारे में कुछ पहले से पता होना चाहिए। देखिए, माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। ठीक। और इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से। प्रवासी को परदेसी भी कह सकते हैं। ठीक। और यहाँ पे जो टर्म आया है प्रवासी का, वो कौन सा प्रदेश, तो कौन सा परदेसी है जो किसी और देश का निवासी है और हमारे देश में आया है। ये न्यूज भारत के लिए कि भारत में बहुत सारे गैर कानूनी रूप से प्रवासी रहते हैं, या गैर कानूनी रूप से बहुत सारे लोग हमारे देश में रह रहे हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से 7 करोड़, 7 करोड़ प्रवासी मेरे देश में, 7 करोड़ प्रवासी हैं। उनमें से बहुत सारे इलीगल हैं, बहुत सारे लीगल हैं। लीगल कैसे होंगे? भाई कोई अमेरिकन है, वो बकायदा भारत सरकार से पूछ के आया, भारत सरकार ने उसको वीजा दिया था और उसको परमिशन दी थी। बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते, बहुत सारे लोग इलाज कराने आते, बहुत सारे लोग देश में घूमने आते हैं, तो वो बकायदा परमिशन लेके आते हैं। ये लोग लीगल होते हैं। अगर इनको परमिशन मिली है कि 3 महीने रहने की, 3 माह रहने की, तो 3 माह के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने देश लौटे आते हैं। लेकिन 3 माह के बाद अगर ये रुका है, तो ये अब कहलाएगा इलीगल, क्योंकि अब आपने परमिशन तो 3 माह की ली थी और आप रुके हैं। और एक ऐसा होता है कि जो बिना किसी कागज, बिना किसी कागजात के देश के अंदर चला आए, नाव में बैठ के चला आए, जो हमारी फेंसिंग है, जो बॉर्डर की तारें हैं उसके नीचे से निकल आए, घुसपैठ थी, है ना। जो जो पहले दिन से आए हमारे देश में, उन्होंने कोई भी लीगल परमिशन नहीं ली थी, तो इलीगल ये भी कहलाता है। जो 3 माह की परमिशन लेके आया उसके बाद रुका, ये भी इलीगल है। और जो बिना परमिशन लेके घुसे, वो भी इलीगल है। अब हमारे देश में, मैं अगर भारत का नक्शा बनाऊं, अब हमारे देश में अगर आप देखें, इधर पाकिस्तान है, चाइना से तो कोई नहीं आता, इधर नेपाल है, बी फॉर भूटान, एम फॉर म्यांमार, और ये जो है ये बांग्लादेश। बहुत सारे लोग हमारे देश में आते रहते हैं। क्यों आते हैं? पिछली क्लास में मैंने बता दिया है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भाग के आते हैं, क्योंकि भाई वहां पे उनके साथ दिक्कत है, माइनॉरिटीज है, कुछ भी और दिक्कत है, तो वो भाग के आते हैं मेरे देश में। और नीचे यहाँ पे एक श्रीलंका है। तो अगर हम बात करें मोटे तौर पे, तो श्रीलंका से बहुत सारे तमिल भाग के मेरे देश में आए, तमिल। पाकिस्तान से गैर मुस्लिम, यानी हिंदू, हिंदू सिख ईसाई जैन, ये सब आए हुए हैं। नेपाल से बहुत सारे लोग भाग के आए हैं कि भाई भारत में अच्छा जीवन मिलेगा, भारत के बम्बई में जाके हम हीरो बन जाएंगे, बॉलीवुड में आ जाएंगे। भूटान से बहुत लोग आते हैं, म्यांमार से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं। म्यांमार से तो अभी लेटेस्ट में जो वहां पे आर्मी ने रूल शुरू कर दिया है, तो वहां पे लोगों को मार रहे, तो म्यांमार से लेटेस्ट भाग के आ रहे हैं। बांग्लादेश में तो 1971 से ही आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की बॉर्डर हमारी बहुत बड़ी है। और अभी एक लेटेस्ट हमने देखा था कि ये म्यांमार में ही, मतलब लेटेस्ट क्या, पुराना है, 2 साल पहले म्यांमार से रोहिंग्या लोग भाग के पहले बांग्लादेश गए, बांग्लादेश से भारत आ गए। यानी मेरे देश में लगभग बहुत सारे इलीगल लोग हैं, जो कुछ कुछ को रहते हुए 40 साल हो गया है। जैसे बांग्लादेश से जो भाग के आया, उसको 40-45 साल बहुत लोगों को हो गया, बहुत के बच्चे यहीं पैदा हुए, वह बुढ़े होने लग गए, और कुछ अभी भाग के आ रहे। अभी तालिबान का जो जिक्र चल रहा है, तो अफगानिस्तान से बहुत लोग भाग के आ रहे हैं। ठीक है, आप देख ही रहे हैं। ठीक, जैसे भले आपके प्लेन ने उनको लेके आया यहाँ पे, लेकिन वो लीगल माइग्रेंट्स ही हैं, उनको परमिशन नहीं है, वो बस उनकी जान बचा के भारत यहाँ ले आया है, लेकिन 2-4 भाई बाद वापस भेज देते। तो अभी आप ये समझ लें कि भारत के पड़ोस ऐसा है कि जहाँ से बहुत सारे लोग हमारे देश में आते हैं। क्यों आते हैं? अच्छे जीवन की तलाश में, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ की तलाश में। यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। यस सर। अब ये सब इलीगल माइग्रेंट्स हैं, लेकिन ये इस देश के नागरिक नहीं है। दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। नागरिक नहीं है। और नागरिक नहीं है तो नागरिक की जो सेवाएं हैं, सेवाएं और नागरिक को जो सुविधाएं मिलनी है, सुविधाएं और नागरिक को जो अधिकार मिलने हैं, राइट्स, ये इनको नहीं मिलते, क्योंकि नागरिक है ही नहीं। ये तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। आप 50 साल रहो, 100 साल रहो यहाँ पे, आप पैदा हो जाए, बुढ़े होके मर जाओ, लेकिन आप नागरिक नहीं है, तो आपके पास बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाते हो आप। आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपका बीमा नहीं होगा, आपको, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, बहुत सारी बहुत चीजें। बस आप जी रहे हो, यहाँ की हवा में सांस ले रहे हो, बाकी नागरिक नहीं है तो आपको बहुत चीजें नहीं मिल पाती।
तो ये जो बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत सालों से यहाँ पे रह रही है, वो मांग कर रही है कि साहब हमें नागरिक बना दो, नागरिक बना दो, नागरिक बना दो। और भारत सरकार को भी लगता है या लोकल राज्य सरकारों को भी लगता है कि इन लोगों का नागरिक बना देंगे तो ये अल्टीमेटली नागरिक बन के हमें वोट देंगे, और वोट देंगे तो हमको ही वोट देंगे, तो हमारी पार्टी जीतेगी। और ये सबसे ज्वलंत मुद्दा किधर है? सबसे ज्वलंत मुद्दा है ये नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जैसे मैंने बोला, सब आदिवासी यानी ट्राइबल लोग रहते हैं। यहाँ पे जमीन कम है, और जमीन है भी तो पहाड़ है, घाटियां हैं। जो समतल जमीन है वहां पे खेती करना है। अब यहाँ पे पिछले 40 साल से बहुत सारे बांग्लादेशी आते जा रहे हैं। जब मैं कहता हूँ बांग्लादेशी, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, बांग्लादेशी मतलब वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी, कुछ भी। लेकिन यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के, चाहे असम में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये बोलते हैं हमें बांग्लादेशी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदू है तो तू रह ले, मुस्लिम है तो मत रहे, ऐसा नहीं। ये बोलते बांग्लादेशी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास जमीन कम है। कल को तुम यहाँ रहोगे, बाद में यहाँ की लोकल सरकार तुमको नागरिक बनवा देंगी, ये केंद्र सरकार से बात करके, फिर तुम वोट दोगे। और इन ट्राइबल लोगों को लग रहा है कि अगर इस तरह ये लोग रहते रहेंगे और ये नागरिक कभी बन गए ना, तो हमारी आबादी कम हो जाएगी। भाई नागालैंड में नागा कम हो जाएंगे, बाकी लोग बहुत हो जाएंगे। और ये लोग इस बात से भी चिढ़ते हैं कि बिहार से, यूपी से लोग यहाँ पे आके क्यों रहते हैं। लेकिन फिर भी चलो, बिहार वाला व्यक्ति यहाँ के रह रहा, फिर भी ऐसे कहलाएगा तो सिटीजन ऑफ इंडिया ना, चलता है। लेकिन जो बांग्लादेशी घुसे हैं ना यहाँ पे पिछले 40 साल से, इसके लिए यहाँ पे बड़ा बवाल चलता है। एनआरसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, एनपीआर है, ये सब जो चीजें चलती रहती हैं यहाँ पे, इसलिए बहुत बवाल है। ठीक है। लेकिन अब ये नागरिकों, अब सवाल है कितने सारे लोग आ गए हैं, लगभग 7 करोड़ लोग। एक फिगर है कितने, इतने लोग मेरे देश में हैं जो कि लीगल माइग्रेंट है। अब इनको उठा के हम करें क्या? ये न्यूज इसलिए मेन आई है अभी, ये न्यूज इसलिए फ्लैश हुई है कि भारत सरकार ने असम राइफल्स को बोला है कि भैया, असम राइफल्स और जो सीमा सुरक्षा बल है उसको बोला है कि भैया पेट्रोलिंग बढ़ा दो तेज, और कोशिश करो कि कोई भी आदमी ये बाड़िया या ये इस फेंसिंग से इस पार से उस पार ना जा पाए। मतलब कोई भी इलीगल माइग्रेंट आना नहीं चाहिए। तो ऐसा सरकार ने क्यों कहा? क्योंकि अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, वहां पे 1 जनवरी को ही तख्ता पलट हो गया था, लगभग 8 महीने हो रहे, तो वहां से बहुत लोग भाग के आ रहे। अब भाग के आ रहे तो उनको रोकना है। अब सलमान खान तो है नहीं कि मुन्नी को छोड़ने में चला जाएगा, मुन्नी को लेके भी आ जाएगा बाढ़ उसके जालियों के नीचे से। तो न्यूज इसलिए फ्लैश हुई। अब सवाल यह है कि सरकार, हमारी सरकार की क्या पॉलिसी है? ऐसा तो नहीं कि 7 करोड़ लोगों को उठा के दरिया में फेंक देंगे कि जाओ मरो। लेकिन हम इनको नागरिक भी नहीं बनाना चाहते। लेकिन हम इनको नागरिक बनाना भी नहीं क्योंकि चाहते ही नहीं नागरिक बनाना हम। लेकिन सवाल ये है कि जो तमिल है, क्या उसको श्रीलंका भेज दोगे? जो पाकिस्तान से है, क्या उसको पाकिस्तान भेज दोगे? जो अफगानिस्तान से है, क्या उसको अफगानिस्तान भेज दोगे? या जो बांग्लादेश से है उसको बांग्लादेश भेज दोगे? या जो रोहिंग्या जो म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते आया था उसको वहां भेज दो? तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारे लोग पहुंच गए, इलीगल माइग्रेंट्स भी पहुंच गए। भाई मेरे देश में तो रूल ऑफ लैंड है, मतलब कानून का शासन है। तो सुप्रीम कोर्ट तो सबकी बात सुनता है, भले आप नागरिक हो या नहीं नागरिक हो। क्योंकि हमारे संविधान में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात की गई है कि व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाएगा। वहां पे व्यक्ति लिखा है, नागरिक नहीं लिखा है कि नागरिक का सम्मान किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, भाई तुम क्या चाहते हो सरकार, क्या इनको नागरिक बनाओगे? तो सरकार ने बोला नहीं, मैं नागरिक नहीं बनाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नागरिक नहीं बनाओगे तो इन लोगों का जीवन तो नर्क हो जाएगा यार, यहाँ पे इनको तो कोई सुविधा ही नहीं मिल रही। तो भारत सरकार से पूछा, अब आगे क्या करोगे नागरिक नहीं बनाओगे तो? भारत सरकार ने बोला हम इनको वापस भेजेंगे, वापस भेजेंगे। यानी इंग्लिश में कहते हैं इनको डिपोर्ट कर देंगे, इस देश से हैं उस देश में। लेकिन आप खुद सोचो, बांग्लादेश से मान लो लगभग 25 लाख लोग आ गए हैं। अब 25 लाख लोग आप बांग्लादेश को सौंपेंगे तो क्या खुशी खुशी ले लेगा? क्या बताइए, क्या खुशी खुशी बांग्लादेश इतने लोगों को एक्सेप्ट करेगा? नो सर। बिल्कुल नहीं करेगा। उसके यहाँ वैसी इतनी आबादी है, इतने लोगों को और क्यों पालेगा? अब दिक्कत ये है कि भारत सरकार ने ये तो बोल दिया कि हम किसी को भी सिटीजनशिप का दर्जा नहीं देंगे, और हम इनको डिपोर्ट करेंगे, जिस भी देश से हैं वहां इनको डिपोर्ट करेंगे। अभी आप अफगानिस्तान से महिलाओं बच्चों को ले आए हो, आज पेपर में न्यूज आया था। तो क्या 6 महीने बाद फिर फेंक दोगे क्या? और फेंक दोगे तो लाए क्यों? अब जो भी है, बड़ी दिक्कत है सरकार के समय, बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अभी हम बांग्लादेशियों से जूझ रहे थे, रोहिंग्या से जूझ रहे थे, अफगानिस्तान से इतना बड़ा मास अभी आएगा कि पूछो मत। और पाकिस्तान से भी तो आ ही रहा है, वो तो रोज मुन्नी उन्नी आते जाते रहते, सलमान भाई अपने बजरंगी भाई जब। तो ये हमारे देश में प्रवासियों की स्थिति है। हमारे देश के सबसे बड़े जो माइग्रेंट माने जाते हैं वो गांधी जी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत साल रहे, उसके बाद वो भारत आए। और जो हमारे हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग जो विदेशों में रहे हैं, उनके सम्मान में हम मनाते हैं हर वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस।
हर साल 9 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, तो न्यूज क्यों फ्लैश हुई थी? सरकार ने जो हमारे सीमा सुरक्षा बल है उनको वार्न किया है कि भैया थोड़ी पेट्रोलिंग तेज कर दो, क्योंकि हमें लग रहा है कि इन सारे देशों से लोग घुसना चाह रहे हैं। क्लियर हुई मेरी बात? रिप्लाई करो। सर यस सर। हाँ पूछो। सर ये नागरिकता संशोधन कानून जो आया था सर वो इन्हीं के लिए आया था क्या? ऐसा कह सकते हो। ओके सर। ठीक है, लेकिन वो कानून अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। उसमें सरकार ने क्या कहा, एक मिनट उसको भी दे दूं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, यानी जब कानून बन चुका है नागरिकता संशोधन कानून, उसमें ये कहा गया था कि 3 देश, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बाप, यानी बी फॉर बांग्लादेश, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान। उस कानून में यह कहा गया है कि जो इन 3 देशों से जैन, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, ये लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, या 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, तो हम इनको क्या बना देंगे? देश का नागरिक। और इसमें देखो सारे धर्म जोड़ दिया, मुस्लिम को छोड़ दिया उसने। और सरकार का कहना था कि ये तीनों देश मुस्लिम बहुल देश हैं, अगर मुस्लिम यहाँ सेफ नहीं तो फिर हमारे यहाँ क्या सेफ रहेगा? तो ये कानून है, और उसमें एक डेडलाइन थी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी भारत में आ गया है वो उसको नागरिक बना देंगे। और इस वजह से आसाम या नॉर्थ ईस्ट के राज्य जितने बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी तो 20-20 साल पहले आ चुके हैं, और वो एक झटके में नागरिक बन जाएंगे तो आसाम PSC दिया करेंगे, वहां के राशन कार्ड में खाना लेंगे, वहां की जमीनें लेंगे, वहां पे वोट देंगे। और जब वोट देंगे तो नेता देखेगा, अरे बांग्लादेशी ज्यादा है, बांग्लादेशी के हित की बात करो, असमी तो कम है, इसके हित की बात मत करो, क्योंकि ऑल बिलोंग्स टू द वोट पॉलिटिक्स। इससे बड़ा बवाल मचा हुआ है वहां पे। ये कानून आ चुका है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मतलब कानून जब भी बनता है ना, कोई कानून, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे ये कानून की पूर्ति करेंगे। रूल्स अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया। क्लियर हो रही मेरी बात? यस सर। जी सर। लेकिन एग्जाम में लिखना है तो ऐसे लिखना है कि जैन, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन। यहाँ मत लिख देना कि अदर देन मुस्लिम, ये मत लिख देना। मतलब नेगेटिव लाइन मत लिखना कभी, नेगेटिव लाइन मत लिखना कभी, ठीक है? ऐसे ही लिखना कि 6 धर्मों को हमने अलाउ किया, ठीक है? यस सर। ध्यान रखो, सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं लिखनी एग्जाम में। बुराई भी करनी है तो प्यार से करनी है। दो मिनट का ब्रेक है ना, 2 मिनट का ब्रेक। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर। हाँ चंचल, इसमें बौद्ध भी है। मतलब एक मोटे तौर पे ध्यान रखो, मुस्लिम को छोड़ के इतने धर्म जोड़ना जोड़ लेना। 3 देशों से मुस्लिम को छोड़ के जितने भी धर्म वाले सब आ जाओ, बस 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए होने चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ कानून दिए हैं कि भाई मेरे देश में जो विदेशी आते हैं उनके लिए क्या क्या कानून है। तो एक 1946 का फॉरेनर एक्ट है, एक पासपोर्ट एक्ट है 1920 का। इनको बस एक बार पढ़ के निकल जाओ। ध्यान रखो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। नागरिकता से सवाल आना ही नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है इस बार तो। जो चीज सरकार की बुराई करे सरकार उसको हटा देती है। और इस बार तो सिलेबस में लिख दिया कि सिटीजनशिप तो सिलेबस ही नहीं है आपका नागरिकता।
और जब सिलेबस ही नहीं तो उससे जुड़ी हुई बातें नहीं आएगी। बस इतना जानो कि एक नागरिकता संशोधन बिल आया था, उसमें ये बोला गया था 3 देशों के लिए कि गैर मुस्लिम जो भी है वो आ सकते हैं, और अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए देन दे आर एलिजिबल फॉर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इस तरह के लोग तो आते रहेंगे, तो हम क्या करें इसके लिए? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी भैया बॉर्डर में तारे लगा दें, लाइटिंग लगा दें, बॉर्डर में रोड बना दें, और समय समय पे वहाँ पे सायरन हॉर्न लगा दें। जैसे इसराइल की जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर। वहाँ तो कोई भी आता है, हवा भी चली तेज से तो सेंसर बच जाता है, फिर वो सेंसर कनेक्ट हो जाते हैं सीसीटीवी कैमरा से, फिर कैमरा ऑन हो जाता है, फिर अच्छे से उसको देखता है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो ये कुछ तरीके हैं कि भाई अगर अपनी बॉर्डर को हमें सिक्योर करना है तो अब जो फिजिकल इंफ्रा है उसको अच्छा कर दे। और इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, 2015 में ये योजना आई है। योजना क्या है? ये पूरी स्कीम है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हमारी बॉर्डर को लेकर जब भी कोई सवाल आए, कहीं भी कोई पूछे, इसका नाम जरूर लिखना। CIBMS, फुल फॉर्म रट लो, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इस सिस्टम में हम अपनी बॉर्डर को, हम अपनी जो सरहद है, सरहदों को चाक चौबंद कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और इस सिस्टम के अंदर हम रोड भी बनाएंगे, हम पुल भी बनाएंगे, हम जाली भी लगाएंगे, हम सेंसर भी लगाएंगे, हम लाइटिंग भी लगाएंगे, सब करेंगे। मतलब कुल मिला के जो मेरी बॉर्डर है ना, बॉर्डर, उसको हम बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि परिंदा पर ना मार पाए। ये 2015 से चल रहा है। और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी अमित शाह वाली मिनिस्ट्री, उसके अधीन ये काम हो रहा है। क्लियर हो रही मेरी बात? यस सर। तो इस पूरी कहानी से CIBMS रट लो, रट लो। बहुत इंपॉर्टेंट है CIBMS। अच्छा, एक आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क ये है, भाई मेरे देश के साथ बहुत सारे देशों की बॉर्डर लगती है। कहीं पाकिस्तान है, कहीं चाइना है, कहीं बांग्लादेश है, कहीं भूटान। अब आप लोग ये पता करना कि भूटान के साथ हमारी सीमा जो सुरक्षित रखता है, कौन गार्ड करता है? भूटान की सीमा कौन गार्ड कर रहा है? बांग्लादेश वाली सीमा में कौन लोग खड़े हैं? बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स है मेरे पास।
आर्मी नहीं खड़ी होती, ध्यान रखिएगा। कहीं बीएसएफ खड़ी, कहीं असम राइफल्स खड़ी है, कहीं पे सीमा सुरक्षा बल खड़ी है, कहीं पे आईटीबीपी खड़ी है। ये आपका होमवर्क है, अभी मत बताना मुझे चैट में कोई। आप लोग देखो और पढ़ो और मेमोराइज कर लो उसको एक दो बार कि किस किस देश के साथ जो हमारी सीमा है कौन गार्ड कर रहा है। अगली खबर पे चलते हैं। बैगर्स रिहेबिलिटेशन स्कीम। बैगर मतलब भिखारी। भिखारी जो भीख मांगता है, इंग्लिश में इसको एक शब्द और है, वैगरेंसी। वैगरेंसी मतलब जो ऐसे बेगारों जैसे घूमता है बेचारा। किसी भी समाज में अगर भिखारी है, इसका मतलब वो समाज का स्तर बहुत नीचा है, समाज समाज कहलाने लायक नहीं है। इसका मतलब अगर आपके समाज में भिखारी है या भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा, इसका मतलब आप एक सभ्य समाज नहीं है। यानी हमारे समाज में, हमारे गली मोहल्ले में अगर भिखारी घूम रहा है, मतलब हम लोग कहीं फेल कर रहे हैं कि क्यों एक आदमी भीख मांग रहा है। ठीक, तो भिखार और हमारा आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार विथ डिग्निटी, यानी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार। ये जीना भी क्या जीना कि भीख मांग रहे हैं, रोटी मिली, कहीं ताने मिले, कहीं चप्पल किसी ने मार दी, ये जीना भी कोई जीना है क्या? और आर्टिकल 21 इज फंडामेंटल राइट, और ये फंडामेंटल राइट है, मतलब राज्य के ऊपर बाध्यकारी है कि हर व्यक्ति को ये राइट प्रोवाइड करे। और हमारे यहाँ तो भिखारी है, तो सरकार इनके रिहेबिलिएशन यानी इनके पुनर्स्थापन की स्कीम लाई है। कौन लाएगा? सोशल जस्टिस एंड, अब तक तो आप लोग इस मिनिस्ट्री का, इस मंत्रालय का काम समझ गए होंगे कि एक्चुअल में कर क्या रही है ये। ठीक, तो किसी भी समाज में, किसी भी शहर में, किसी भी मोहल्ले में अगर भिखारी है, समझ लो वो मोहल्ला सिविलाइज्ड नहीं है, वो सभ्य नहीं है। और अगर हम भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं तो भैया हम तो फिर दूसरे ही ग्रह से आए हैं। अब सवाल ये कि सरकार ऐसा क्यों कर रही? तो सरकार ऐसा इसलिए कर रही है कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। और डिग्निटी तो यहाँ मेंटेन हो नहीं रही उसकी, आपने गरिमा तो क्या बचाई उसकी? अगर भीख मांगा तो उसकी गरिमा क्या रही? वो 2000 सेंसस के आंकड़े के हिसाब से लगभग 4,15,000 हमारे यहाँ बैगर्स या वैगरेंट हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली, उसका नाम है स्माइल स्कीम। फुल फॉर्म क्या है? मोदी गवर्नमेंट की खासियत है, स्कीम का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, बच्चों को पढ़ना पड़ता है फुल फॉर्म। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंटरप्राइज। कितनी बड़ी बात है इस स्कीम में। ये स्कीम में ये कह रही है सरकार कि हम ऐसे लोग जो कि दबे कुचले हैं, गरीब हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कि बहुत ही कमजोर है, उनको हम सहारा देंगे कि वो जीवन यापन कर सके, और उनको हम सहारा देंगे कि वो व्यापार कर सके, इंटरप्राइज बना सके, एंटरप्रेन्योर बन सके। यानी आपकी ये स्कीम ये कह रही कि एक भिखारी को पहले हम अच्छा जीवन देंगे, फिर उसको इतना अच्छा जीवन देंगे कि वो व्यापारी बन जाए या वो व्यापार कर सके। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्कीम है भाई। स्कीम का नाम ही बोल रहा है कि बहुत बढ़िया स्कीम है। और इसी बहाने आप असली में आर्टिकल 21 की चरितार्थ कर पाएंगे, आर्टिकल 21 की हर बात को कह पाएंगे। तो हमने देखा सरकार ने एक स्माइल स्कीम शुरू की है, और स्माइल स्कीम इसलिए शुरू की कि मेरे देश में भिखारी है, वैगरेंसी है, और भिखारी, एक भी भिखारी होना गलत बात है, एक भी। बढ़िया। तो अब इस स्कीम में करेंगे क्या? इस स्कीम में क्या करेंगे अब बताओ? फर्ज करो कि आप भिखारी हो, मुझे कोई बताएगा भिखारी भीख क्यों मांगता है? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है सर। हाँ, पैसे नहीं है। सर कोई कोई तो मेहनत नहीं करना चाहता इसलिए मांगता है। सर आजकल तो काफी मतलब अच्छे खासे होते तो भी मांगते। पेट भरने के लिए सर। ये जो आपने मन में जो बनाई ये धारणा ना, इस धारणा को गायब कर दो, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं और मजे के लिए कोई भीख नहीं मांगता। ठीक है, ये सब चटपटी खबरें हैं, रहने दो। मोटे तौर पे हमें समझ में आया कि पैसे नहीं है। ठीक, बढ़िया बढ़िया। एक ही बात, ये बात पूरी कह रही है कि उसके पास पैसे नहीं है।
बिन पैसा सब सून। पैसा होगा तो अच्छा खाएगा, पैसा होगा तो उसके वो घर भी रहेगा उसके पास, पैसा होगा तो बीमार होगा तो इलाज भी करा लेगा, पैसा होगा तो अच्छी पढ़ाई लिखाई काउंसलिंग हो जाएगी, पैसा पैसा होगा तो अच्छा पहनेगा, अच्छा ओढ़ेगा, पैसा होगा तो डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेगा, अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैसा होगा तो कुछ हुनर भी सीखेगा, और ये सब कर लेगा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया हो जाएगी। और जब इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया हो गई तो पैसे फिर भिखारी भीख क्यों मांगेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और लिख दो, कुछ रटना नहीं है इसमें। क्लियर हो रही मेरी बात? जी सर। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ये जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने 10 शहरों को चुना है। कितने शहरों को चुना है नहीं याद करना, लेकिन इन शहरों को एक बार देखो तो लगता है, इन शहरों को एक बार देखेंगे तो अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, ये सब बड़े शहर है। इनमें से बहुत सारे तो राजधानी है। और जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ बड़े शहर होंगे, देखिए गांव में आपको भिखारी नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस में भिखारी मिलेगा, बहुत रेयर। और अगर होता भी कोई भिखारी तो गांव वाले तय कर लेते, भाई यार इसको 4 रोटी अपन दे देंगे, इसको दूध अपन दे देंगे, ये तो कुटिया में रह ले। तो भिखारी मिलते शहर में क्यों? कोई मुझे बताएगा भिखारी शहर में क्यों मिलते हैं? बताइए। क्योंकि वहाँ लोग सभी व्यस्त हैं। और कोई? सर वहाँ क्राउड ज्यादा है। और कोई? आप लोगों के एग्जाम का सिलेबस है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, सामान्य पढ़ाई करनी है, सामान्य जवाब देना है। अगर यही सवाल मैं 10 साल के बच्चे से पूछो तो फटाक से बताता सही जवाब। मुझे सही जवाब नहीं मिल रहा आप लोगों की तरफ से, और सोचो। सर बहुत सर सामान्य काम जवाब है, बहुत सामान्य। सर काम ढूंढने के लिए। एक 10 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा बता देगा इसका जवाब। सर महंगाई बहुत है मतलब शहर में नहीं, as गलत comparison उम्मीद, गलत क्योंकि अवैध, सर गलत। वहाँ पे प्यार नहीं है। क्योंकि सर शहर की आबादी ज्यादा होती है और गांव की आबादी कम होती है और वो लोग सर क्वेश्चन खेती में लगे हुए रहते हैं। क्वेश्चन क्या था सर आपका? शहर में भिखारी क्यों होते? सर शहर में ही दिक्कत आती है ना, रहने की जगह शहर में नहीं होती है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर स्पेस भी कम रहता है। ये मैंने क्या लिखा है, पढ़ो इसको, समझो इसको। मैंने लिखा है कि यहाँ पे जिंदगी जीने की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जिंदगी जीने की जो रकम है, कीमत है, वो ज्यादा होती है। ऐसा क्यों भाई? अगर वो आप गांव में है, गांव में अगर उसके पास 5 रुपया भी है, 2 रुपया भी है ना, तो किसी भी दुकानदार में जाके बोलेगा भाई 2 रुपया मेरे पास, तो वो 3 रोटी दे देगा उसको, नमक भी दे देगा, खा ले। हम यहाँ पे जाके बोलेंगे मेरे पास 10 रुपए है, वो मुझे 3 रोटी देगा क्या? रिप्लाई करो। नो सर। नहीं तो 10 रुपए देगा। का समोसा दे देगा मुझे और बोलेगा पेट भर लो। यानी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ खाना महंगा, रहना महंगा, सोना महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, इलाज महंगा, सब कुछ महंगा। इस वजह से अच्छा खासा परिवार भी गरीब बन जाता है। ये है अब सिर्फ अर्थ शहरों में क्यों होते हैं। और ये सब मेट्रो सिटीज है, सब मेट्रो सिटीज है। इंदौर मेट्रो सिटीज है। इंदौर में आप दिन के 1000 रुपए नहीं कमा रहे ना तो आप गरीब हो। मतलब 30,000 रुपए महीना कमाने वाला इंदौर में सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 रुपए तो घर का किराया है। महंगे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। तो 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला अगर बीमार पड़ जाए, उसका हाथ पैर टूट जाए, तो उसको दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? भीख मांगेगा वो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। गाँव में यही आदमी भीख नहीं मांगता, कि पहले तो गांव वाली व्यवस्था कर देते, उसके बाद वो अपने अपने हिसाब से कुछ काम करता है, दिन के 50 रुपए कमा लेता है तो भीख नहीं मांगता। 25 भी कमाएगा तो भी भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि वो 25 में उसका काम चल जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात? यस। इसीलिए ये बड़े शहरों को चुना गया। तो कभी आपका सवाल आ जाए कि आपको देश से भिखारियों को हटाना है तो आप किन शहरों को चुनेंगे, बड़े की छोटे, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि हम किन को चुनेंगे, बड़े की छोटे। और क्यों चुनेंगे बड़े शहर को, गाँव को क्यों नहीं चुनेंगे? गांव वाले सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। गांव वालों को पता रहता है कि उस 4 घर में किसी की गमी हो गई ना, तो उस 4 घर में बेटा अकेला है, माँ चली गई है, तो वो सब पहुंच जाएंगे टिफिन लेके, अरे बेटा तेरी मम्मी गई है 2 दिन के लिए, खाना खा ले। सबको सब पता रहता है।
एक सोसाइटल रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। शहरों में सब एक दूसरे से कटे होते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, जेब में पैसा है तो खाना खाओ, नहीं है तो भूखे मर जाओ। खैर, अगली न्यूज में चलते हैं, और ये भी शहरों को लेकर ही न्यूज है। पुरानी न्यूज समझ में आई? रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। ये इसी तरह सवाल आएंगे मेंस में, और यकीन ना हो तो मेंस के पेपर उठाकर देख लेना। ठीक है, सोसाइटी वाला पूरा सेक्शन यही तो है सोसाइटी, और क्या है सोसाइटी? सोसाइटी का पूरा सेक्शन यही है ना, सोशल इश्यूज, सोसाइटी, गवर्नमेंट स्कीम्स। अगली न्यूज में चलते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स बनाया गया है। यहाँ पे इस शब्द में जाओ, इस शब्द का मतलब है एल्डरली, मतलब क्या होता है? सीनियर सिटीजन या वृद्ध लिख देता हूँ, वृद्ध। वृद्ध वृद्ध। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलो, जो एल्डर है इनका जीवन अच्छा कैसे बनेगा बताइए? इनका जीवन अच्छा कैसे कैसे बनेगा? सर वेल कह सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी फैसिलिटी में होना चाहिए। बढ़िया। और इनके अच्छे से देखभाल करना। टेकिंग केयर करने वाले लोग होना चाहिए आसपास। हाँ, केयर, बड़े। और फ्रेश एनवायरनमेंट होना सबसे इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है। और ऐसा तो होना ही चाहिए। है ना, जेब में पैसा होना चाहिए कि भाई बार बार हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि काम तो कर नहीं सकते। इन सारे पैमानों को देखकर एक इंडेक्स बनाया गया कि भाई देश में देखें कि देश में जो बुढ़े लोग हैं वो इन पैमानों में ठीक उतरते हैं कि नहीं। देखो, आप लोगों ने न्यूज नहीं पढ़ी, अपने मन से बताया और सही बताया। ये केयर को हम पर्सनल केयर कर देते हैं, पर्सनल। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई बुढ़ा है तो आपने बोला कि 10,000 रुपए की लगा देता हूँ मैं सिस्टर और वो काम करेगी। वो 10,000 रुपए की सिस्टर वो काम नहीं कर पाएगी जो आप दिन में 2 बार उनसे बात कर लोगे। तो पर्सनल केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल में भी अगर फैमिली मिल जाए उनको तो सोने पे सुहागा। वो चाहते हैं फैमिली मेरे साथ रहे, भले एक रोटी कम मिले। तो एक इंडेक्स निकाला गया, और इंडेक्स में यही सब चेक किया जा रहा था कि भैया देखिए हमारे देश के जो वृद्ध लोग हैं उनका जीवन स्तर कैसा है। तो सवाल है कि इंडेक्स किसने निकाला? तो एक हमारे पास इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है। ठीक, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, नाम में एडवाइजरी मतलब ये एडवाइस करती है, और ये प्रधानमंत्री को एडवाइस करती है, EAC। इसने ये इंडेक्स निकाला, सर्वे वर्वे करवाया होगा, और मोस्टली कहाँ करवा, अच्छा ये बताओ, शहर सर्वे कहाँ कराया होगा, शहर में कि गाँव में? बताइए। शहर में करवाया होगा सर। शहर में। गाँव में क्यों नहीं करवाया? क्योंकि गांव में सर वैसे ही ऐसा माहौल रहता है जहाँ पर एक दूसरे कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते ही वहाँ पर लोग। वहाँ ज्वाइंट इतनी बढ़िया। प्रॉब्लम फैमिली नहीं आती। तो गाँव में तो जॉइंट होगा नहीं, और फैमिली शहर में भी कौन शहर में होगा? मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में, यस सर। जहाँ पे बच्चे चले गए अमेरिका, माँ बाप पढ़े हैं यहीं पे, उनके साथ क्या हो रहा है पूछो मत। ठीक, तो ये इंडेक्स निकाल के, उस इंडेक्स में क्या पाया गया? इस इंडेक्स में पाया गया कि सबसे लोवेस्ट रैंकिंग मिली है पैसे को। मतलब ठीक है, वयोवृद्ध हैं, उनको मेडिकल केयर मिल जा रही किसी तरह, लोग चाय नाश्ता भी करा दे रहे हैं, ठीक ठाक एनवायरनमेंट भी है, लेकिन उनकी जेब में पैसे नहीं है, वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, उनकी जेब में पैसे ही नहीं है। आज आप लोग सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हो तो अगर पता नहीं हो तो बता दो, पेंशन नहीं मिलती है। ये पेंशन बहुत बड़ा सपोर्ट था, बहुत बड़ा सपोर्ट था। आप लोगों के घर परिवार में जिनको मिल रही है उनसे पूछना, उनको देखना, बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो हमेशा गर्व से खड़े रहते हैं कि मत करो मेरा, मैं कर लूंगा, मुझे पेंशन देती सरकार। बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि ये पेंशन उनको फाइनेंशियली सिक्योर कर रही थी कि जेब में पैसा है, इलाज करा लेंगे, खा लेंगे, जाओ तुम लोग। और इसमें सबसे लोवेस्ट रैंकिंग आई कि हमारे देश के जो एल्डरली लोग हैं उनके पास ठीक ठाक, इनमें तो ठीक ठाक रैंक आई। मतलब ऐसा नहीं किसी में 100% है कि सबके सब 100% चिकित्सा मिल रही, ये सबके सबको 100% एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा, नहीं। लेकिन सबसे घटिया परफॉर्मेंस किया पैसे ने, और ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है कि जब हमारे देश के वृद्ध लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो ये बेचारे सस्टेन कैसे कर पाएंगे। इसलिए अब यहाँ पे ये इसने एडवाइस किया सरकार को, गवर्नमेंट को, कि साहब कुछ करो, निकालो कितने कितने बुढ़े हैं, दो उनको पेंशन, पेंशन नहीं तो कुछ तो दो, हाथ में पैसा कुछ तो दो, अलग अलग स्कीम निकालो। भाई जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो तो पेंशन पा ही रहा है, लेकिन बाकी कितने लोग सरकारी कर्मचारी, आपको पता है आज देश की आबादी में सिर्फ 1% लोग जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, सिर्फ 1% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है देश में। कितना बेहतरीन फिगर है ना, सिर्फ 1% लोगों के पास देश में जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। इसमें चपरासी से लेकर कलेक्टर तक सब हो जाते हैं, 1%। अब
अभी जिनके पास है वो तो पेंशन पाएंगे नहीं, लेकिन जो इस 1% में ही पुराने लोग भी हैं जो उनको पेंशन नहीं मिल रही, वो भी है। तो ये तो बहुत कम है, मतलब 99 लोग तो ऐसे इनके पास या तो प्राइवेट नौकरी है या तो धंधा पानी, या धंधे पानी वाले क्या 50% थोड़ी ना मेरे देश में। तो अब सरकार के ऊपर दायित्व आ गया, इन्होंने इंडेक्स निकाल के सरकार को बोला साहब देश की वृद्धि की हालत खराब है और ये सबसे ज्यादा इनकी दुर्गति है, पैसे इनके हाथ में नहीं है, तो कुछ करिए। अब सरकार कुछ करेगी। तो ये है सारी न्यूज, क्लियर हो गई? यस सर। जी ये सब लिखा है, फाइनेंशियल वेलबींग, सिक्योरिटी, ये सब चीजें। किस राज्य में कितना स्कोर आया सब याद नहीं करना आपको, ठीक? कुछ नहीं याद करना कि हरियाणा में कितने बुड्ढे हैं, एमपी में कितने बुड्ढे हैं, किसके पास पैसा है, ये सब नहीं पढ़ना। अगली न्यूज में चलते हैं। इस न्यूज में कुछ नहीं बताने लायक, फिर भी बता देता हूँ। देश के प्राइम मिनिस्टर की फोटो है तो सम्मान देना पड़ेगा। देखिए, हम पिछले 15 अगस्त से हमने एक नारा दिया था, आत्मनिर्भर भारत, और इस 15 अगस्त में हमने नारा दिया है इंडिया एट 75। पिछले 15 अगस्त का नारा था हमारा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। हम आत्मनिर्भर बने कि नहीं बने, भगवान मालिक है, लेकिन इस स्कीम के तहत, इस अम्ब्रेला स्कीम के तहत सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही। जैसे मोदी जी को देखो, खासकर कोविड के बाद इन्होंने बहुत सारी वर्चुअल समिट की हैं। कभी स्ट्रीट वेंडर से बात कर रहे हैं, कभी किसानों से बात कर रहे हैं, कभी किसी से। तो इसके तहत इन्होंने नारी शक्ति से संवाद किया, नारी शक्ति से संवाद। ये संवाद मतलब कम्युनिकेशन किया। कैसे किया दिख रहा है स्क्रीन में, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस। नारी शक्ति यानी महिलाओं से किया। अब सवाल है कि भैया आत्मनिर्भर नारी शक्ति, इसका मतलब ये जॉब तो नहीं कर रही होगी, ये कुछ अपना खुद का कर रही होगी, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या कम कर रही है ये? तो हमारे देश में जो ग्रामीण स्तर में महिलाएं हैं उनके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, उसका नाम है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें 10 से लेकर 30 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है और फिर उनको सिखाया जाता है कोई काम। जैसे मान लीजिए 15 महिलाओं का ग्रुप बनाया गया और उन सबका इंटरेस्ट है कि भैया हमें सिलाई सीखनी है। तो पहले ये ग्रुप बनाती हैं, फिर पास का जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ होता है, उसके पास जाती हैं और बताती है कि साहब हम 15 लोग हैं, हम लोग सिलाई सीखना चाहते हैं। फिर हमारे पास बहुत सारी स्कीम चल रही सरकारों की, उनको सिलाई सिखाती है 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन। सिलाई सीख गए, अब हमने सिलना सीख लिया, अब हमें पैसा दिलवाओ बैंक से, क्योंकि हमें क्या लेनी है, सिलाई मशीन लेनी है। तो फिर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में रजिस्टर्ड होती है और बैंक के पास जाती है लोन लेने। यहाँ पे एक महिला नहीं गई, पूरा पूरा ग्रुप किया। बैंक इनको लोन देता है, बहुत सस्ती दरों पर लोन देता है। तो फिर उन्होंने सिलाई सीख ली, फिर मशीनें भी आ गई। फिर मशीन के बाद ये फिर जिला जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, और या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के साथ एक और है जिला उद्योग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस, DIO। इनके पास जाती बोलती है साहब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, ये सब दिखाती है, अपने कागज पत्र दिखाती है कि साहब हमारा ये सब हुआ, हमने बैंक से लोन लिया, सिलाई मशीन आ गई है, अब हमें आप काम दिलाओ। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर जो होता है ना, इनको काम दिलवाता है। भाई शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपड़े सिलवा रहे हैं। कोई जैसे एक मान लो एक शर्ट की मैं बात करता हूँ, एक कोई शर्ट सिलता होगा, फिर एक कोई उसमें बटन लगाता होगा, फिर एक कोई उसको प्रेस करता होगा। या पैंट की बात करें, एक जगह पैंट कटता होगा, एक जगह पैंट सिलता होगा, एक जगह पैंट में चैन लगती होगी, एक जगह पैंट में बटन लगती होगी। तो सब पे काम बटे हुए हैं। फिर इनको काम मिल जाता है, धीमे धीमे इनका काम शुरू हो जाता है, ग्रुप में काम करती हैं, बैंक की किस्त भी चुकाती हैं, अपनी जेब में पैसा भी आता है, सब बढ़िया होता है। ऐसी महिलाओं को कहा गया है नारी शक्ति। और कौन सी नारी शक्ति? जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। अब जैसे कि मैंने अब ये मान लो कोई खेती से जुड़ा हुआ काम कर रही, तो उसको हम क्या कहेंगे? कृषि शक्ति। जो खेती से जुड़ा हुआ काम कर रही तो कृषि शक्ति। अगर डेयरी से जुड़ा हुआ काम करे तो हम उन्हें कह सकते हैं पशु शक्ति। ठीक है, ये सब नामकरण है इनको। इन्हीं महिलाओं से देश के प्राइम मिनिस्टर ने बात की और हौसला बढ़ाया कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप करिए, सरकार आपके साथ है। ये है न्यूज, क्लियर हुई? यस सर। अब गांव में ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, इसके लिए कोई ना कोई तो योजना चल रही होगी जो ये सब कुछ करा रही होगी। देखिए, योजना है जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसका फुल फॉर्म है डी फॉर दीनदयाल, ए फॉर अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसी तरह शहरों के लिए है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन।
रूरल मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन मतलब होता है शहरी। DAYNULM भी है, ये गांव, ये शहरों के लिए। अंत्योदय मतलब क्या होता है, जो हमारी पंक्ति में आखिरी में खड़ा है, यानी एक लाइन अगर लगी है, लाइन में अगर 50वें नंबर पे कोई खड़ा है, उसका नाम है, उसको कहते हैं अंत्योदय। लास्ट में खड़ा है, और अगर उसका उदय हो जाए, मतलब उसका काम हो जाए, तो उसे कहते हैं अंत्योदय। यानी द पर्सन जो कि लास्ट में खड़ा हुआ है, सबसे आखिरी में, अगर सरकार उस तक पहुंच गई तो हम कह सकते हैं अंत्योदय हो गया। दीनदयाल साहब पितामह है भाजपा के, उनके नाम से है। और योजना, और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन मतलब हम ग्रामीण स्तर में आजीविका के साधन दिलवाएंगे। आजीविका मतलब कुछ ऐसा जिससे जीवन चलता चल रहे, यानी पैसा मिलता रहे, आजीविका उसे कहते हैं। तो इसी के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारी महिलाओं ने काम सीखा है, पूरे देश में चल रही है DAYNRLM। और इसी के तहत बहुत सारी महिलाओं ने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, और उन्हीं सक्सेसफुल महिलाओं से मोदी जी ने संवाद किया। ठीक है, 2011 में योजना आई थी और तब से चल रही है। और यहाँ पे जैसे अलग अलग नाम मैंने बोला, अच्छा शक्ति मैंने बोला, सखी होती है, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक वाला कुछ काम कर रही बैंक सखी, बीमा करवा रही बीमा सखी, ये सब है ना। तो ये सारा स्कीम है, मिशन है। और कहते हैं अगर महिला घर की सशक्त हो जाए, महिला अगर एम्पावर हो जाए तो पूरा घर बन जाता है। ठीक है, वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की, और ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि देश की लगभग आधी आबादी महिला है, और अगर हमने उनको मजबूत बना दिया तो अगली आधी आबादी अपने आप मजबूत हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सवाल है, अटेम्प्ट करो। मार्बर्ग वायरस के बारे में है, इसका ऑप्शन देख लो पहले। इसको मैं छोटा करता हूँ, छोटा होगा क्या ये? देखो कठिन लग रहा है सवाल ना, मैं इसको आसान बनाता हूँ। मुझे नहीं पता इस सवाल के बारे में ज्यादा, लेकिन मैं इसको आसान बनाता हूँ। इस सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा है कि मार्बर्ग वायरस जो है फ्रूट बैट से फैलता है, लेकिन मानव में नहीं फैलता। ये क्या कह रहा है ये? मानव में नहीं फैलता, तो ये तो मानव में फैलता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब चलो स्टेटमेंट में चलते हैं। स्टेटमेंट में जहां 2 लिखा है वो हमारा आंसर गलत है। स्टेटमेंट में जिस भी ऑप्शन में 2 लिखा है वो गलत है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो राइट आंसर इज 1 and 3। मतलब 3 स्टेटमेंट अगर ये पकड़ लो कि कौन सा गलत है, तो आंसर निकल आता है। समझ में आया? जी सर। यस सर। सर इस तरीके को कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेट किया हमने, गलत को हटा दिया, सही अपने आप मिल गया। यूपीएससी में हर बार 10 से 15 सवाल ऐसे ही आते हैं एलिमिनेशन टेक्निक वाले। वो आपका कॉमन सेंस चेक करने के लिए इस तरह सवाल डालता है कि तोता तो नहीं एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएगा, हमें हमें पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, रटा हुआ आदमी नहीं चाहिए। यूपीएससी में 10 से 15 सवाल तो एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हो जाता है हर साल, जानबूझ कर डालते हैं यूपीएससी। अगले सवाल पे चलते हैं कि बोला है निम्न में से विदेशी नागरिक जो भारत में आएगा उस पर क्या क्या कानून लागू होते हैं। तो चारों कानून लागू होते हैं। फॉरेनर एक्ट के तहत भी उस पर कानून लागू होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, पासपोर्ट एंट्री 1920, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये चारों इसमें लागू होते हैं। असल में हमारे देश में हमें आपको जो नागरिकता मिलती है ना, वो इस कानून से मिलती है, इस कानून से, नागरिकता एक्ट 1955। हम अगर पैदा हुए और हम पैदा होते हम नागरिक बने, ये कहाँ लिखा है? इस एक्ट में लिखा है। सोनिया गांधी इटली में पैदा हुई, भारत में शादी करके आई राजीव गांधी से, आज वो देश की नागरिक है। कहाँ लिखा है? कैसे उसको नागरिकता मिली? इस कानून में लिखा है। मदर टेरेसा पैदा कहीं और हुई, भारत आई, ना उसने किसी शादी की ना कुछ की, फिर भी वो नागरिक बनी। कैसे? इस एक्ट में लिखा है। इस देश में सिटीजनशिप के लिए जो कानून है वो इसमें है। यही तो बोलता है कि तुम नागरिक हो कि नहीं हो, और अगर तुम नागरिक नहीं हो तो तुम फॉरेनर हो, और तुम फॉरेनर हो तो पहले कागज दिखाओ, कागज है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब इलीगल फॉरेनर हो या इलीगल माइग्रेंट हो। क्लियर हो रही मेरी बात? यस सर। यस सर।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में है। ये हम कल बात कर ही रहे थे कि सरकार जिससे इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके लिए सरकार ने बोला कि हम जो पैसा कमाएंगे उसको एक ट्रस्ट में डालेंगे, उस ट्रस्ट का आईपीओ भी निकलवाएंगे और कम से कम 10 लाख रुपया अगर आपके पास है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बताओ इसका क्या जवाब होगा।